नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने छीना नीरज चोपड़ा का गोल्ड, अरशद नदीम बने ओलंपिक चैंपियन, भारत को मिला सिल्वर मेडल। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय स्टार को पेरिस में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, नीरज चोपड़ा के दोस्त पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो किया, जो ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता था। वहीं दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला सिल्वर और कुल मिलाकर चौथा मेडल है। इसके साथ ही नीरज भारत के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनसे पहले सिर्फ सुशील कुमार ही 2 बार लगातार 2008 और 2012 में ओलंपिक मेडल जीत सके थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रच दिया इतिहास, स्पेन को 2-1 से रौंदा। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए दोनों ही गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। टीम इंडिया के दिग्गज गोलकीपर पीच श्रीजेश के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहा, क्योंकि दोस्तों यह उनके करियर का आखिरी मुकाबला था। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया को पेरिस ओलंपिक्स में यह चौथा मेडल भी मिला। इससे पहले उसे 3 मेडल शूटिंग में मिल चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम भगवंत मान ने खोला खजाना, ब्रॉन्ज जीतने वाले पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को देंगे 1-1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। देश खुशी से गदगद है। इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि ब्रॉन्ज जीतने वाले पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी खेल पॉलिसी के हिसाब से यह रकम उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार टीम में कप्तान, उप कप्तान सहित 10 खिलाड़ी पंजाब के थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया पोस्ट। जी हां दोस्तों, भारत की शानदार जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं और हस्तियों ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि एक ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। यह और भी खास है क्योंकि यह ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा मेडल है। उनकी सफलता, कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और यह उपलब्धि हमारे देश के युवाओं के बीच इस खेल को और भी लोकप्रिय बनाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम सरकार के गठन पर मोहम्मद यूनिस को दी बधाई। बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने गुरुवार को देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनिस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओपीएस की मांग पर झटका, केंद्रीय कर्मचारी इंतजार करते रहे, सरकार ने कर लिया किनारा। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पिछले काफी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन में स्विच करने की टाइम लिमिट को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पेश। रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। ओवैसी बोले, केंद्र मुसलमानों का दुश्मन है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। दरअसल दोस्तों, इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल राव ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 की उम्र में आखिरी सांस ली, पद्म भूषण सम्मान लेने से किया था इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई-एम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। वहीं दोस्तों पिछले कुछ समय से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। पिछले साल उन्हें निमोनिया भी हुआ था। लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद वे ठीक हो गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची। इलेक्शन कमीशन की आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की है डेडलाइन। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की टीम आज जम्मू कश्मीर पहुंच गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त रीजनल और नेशनल पार्टियों के साथ मीटिंग करेंगे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाली मीटिंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता पहुंचे हैं। दोस्तों इलेक्शन कमीशन की आज पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ भी बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सामने आई। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया, एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने यह बात छिपाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सामने आई है। बुधवार को राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में राव आईएएस बेसमेंट के गलत ढंग से उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। जांच में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही भी सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हो रहे नियमों के उल्लंघन के बारे में एमसीडी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को पहले से जानकारी थी। इसके बाद भी विभागों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र गुजरात से 831 करोड़ रुपए की ड्रग्स हुई जब्त। एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकवादी लंबा जागने के लिए यह ड्रग्स लेते हैं। जी हां दोस्तों, गुजरात एटीएस ने महाराष्ट्र और गुजरात की 2 दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 831 करोड़ रुपए कीमत की लिक्विड ड्रग्स जब्त की है। एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि 5 और 6 अगस्त को दोनों जगहों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे से 800 किलो मेफेड्रोन ड्रग लिक्विड फॉर्म में जब्त किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 800 करोड़ रुपए के करीब है। वहीं दोस्तों गुजरात के भरूच जिले में एक दवा फैक्ट्री में भी कार्रवाई के दौरान 31 करोड़ रुपए कीमत की लिक्विड ट्रामाडोल जब्त की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजित पवार बोले, सीएम पद मिलता तो पूरी एनसीपी ले आता। कहा, राजनीति में शिंदे फडणवीस से सीनियर हूं, सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने बुधवार को कहा कि अगर भाजपा और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर किया होता तो वे पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को साथ ले आते। पवार ने यह भी कहा कि राजनीति में वे शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों से सीनियर हैं। अजित ने यह बात सीएम शिंदे की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के दौरान कही। ठाणे में एक बुक लॉन्च इवेंट में सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। अजित पवार ने जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके बाद एनसीपी टूट गई और वे 40 विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई और इनकम टैक्स ऑफिस में जाओ, अखिलेश यादव से पूछी इनकम तो गुस्से से लाल हो गए सपा मुखिया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव न्यूज चैनल स्वदेश कॉन्क्लेव में गए थे। यहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव से उनकी इनकम के बारे में जब पूछा गया तो वह गुस्सा हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इनकम के सवाल पर सीबीआई और इनकम टैक्स का भी जिक्र कर डाला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह आपको जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरी इनकम पहले क्या थी और अब क्या है। आप किस लिए जानना चाहते हैं मेरी इनकम क्या है? इसका जवाब देता हूं, मैं 20 साल से अधिक सीबीआई की जांच में रहा हूं, इसलिए आपको मेरी बैलेंस शीट जानना है तो सीबीआई ऑफिस और इनकम टैक्स से जाइए, यहां बकवास मत करो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, क्यूशू द्वीप में जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र, सुनामी का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, जापान में गुरुवार को 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप का केंद्र जापान का क्यूशू द्वीप में जमीन से करीब 8.8 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। दोस्तों, मियाजाकी, कोची, ओएटा, कागोशिमा और इही शहर में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले दोस्तों 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 138 लोग अभी भी हैं लापता, 10वें दिन रेस्क्यू जारी। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही मिल चुके हैं। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में 29 जुलाई की देर रात हुए लैंडस्लाइड में अब भी 138 लोग लापता हैं। गुरुवार को लगातार 10वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 413 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को पीड़ितों से मिलने वायनाड जाएंगे। प्रधानमंत्री की स्पेशल फ्लाइट कुन्नूर में उतरेगी। कुन्नूर से
पीएम हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसके बाद वह रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिलेंगे, जहां 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। घंटों में क्लियर हो जाएगा चेक, अभी 2 दिन लगते हैं, आरबीआई गवर्नर बोले। इससे कुछ ही घंटों में फंड मिलेगा। चेक क्लियरिंग प्रोसेस लगातार चलेगी। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने चेक क्लियरिंग साइकिल को T+1 दिन से घटाकर कुछ घंटों के भीतर करने का प्रस्ताव दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टेटमेंट के दौरान यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम वर्तमान में 2 वर्किंग डे क्लियरिंग साइकिल के साथ चेक प्रोसेस करता है। इसके लिए बैच क्लियरिंग अप्रोच बनाई जाती है। इसे बदलकर कंटिन्यूअस क्लियरिंग किया जाएगा, यानी कि बिजनेस आवर्स में चेक क्लियरिंग की प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। यानी कि आप जिस दिन चेक को लगाएंगे उसी दिन चेक आपका क्लियर हो जाएगा।